गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए कूलम्स लॉ जैसे कि हम पहले जानते हैं, कूलम्स लॉ हमें बताता है दो चार्जेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। वो होता है F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ K क्या होता है, K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, Q1 Q2 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और R क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें बताता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, मतलब उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उनका नेचर क्या होगा। जैसे कि हम लोग पहले से जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। अ सेंट्रल फोर्स इज अ फोर्स व्हिच एक्ट along the center. It means जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा दो चार्ज के बीच में लगने वाला, वो ऑलवेज क्या होगा, along the line joining the two charges. This information gives us a sense of the direction of the electrostatic force. Okay? अब देखिए, सपोज दैट हमने दो चार्ज लिया, एक लिया Q1 एक लिया Q2। ओरिजिन से Q1 का पोजीशन है R1 और Q2 का पोजीशन है R2। ठीक, चूंकि दोनों चार्ज का नेचर कैसा है, दोनों चार्ज का नेचर सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मतलब Q2 Q1 पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और Q1 Q2 पर। तो जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो along the line joining the two charges होगा, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज a central force। तो यहाँ पर चूंकि टू चार्ज पर फोर्स कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है, तो दिस इज F21, और 1 चार्ज पर फोर्स कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है, तो दिस इज F12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रखने के लिए हमें चाहिए F = K की हमें पता है 9 × 10⁹, Q1 हमें पता है, Q2 हमें पता है, R क्या है, R है डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। यहाँ पर इन दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। 1 से 2 के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा R21। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ये 2 से 1 की तरफ जाएगा, और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा R12। क्लियर, क्योंकि ये कहां से जा रहा है, Q1 to Q2। मतलब हम इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट दो डायरेक्शन में मेजर करेंगे। पहला व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम चार्ज Q2 to Q1, और दूसरा व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम चार्ज Q1 to Q2। When we are going from 2 to 1, then it will be R21, and when we are going from Q1 to Q2, it's R12. It is something like that. Suppose that there is a point A and another point is B. It is a direction coordinate, north, east, west, south. Clear? If you are going A to B, you are going in east direction. But if you are going B to A, you are going in west direction. In both the event, in event number 1 and event number 2, you are going in two different direction. You are going in two different direction. So इन दोनों केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ये बात आप जानते हैं, आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा होगा, तो आपको ये पता होगा कि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। दोनों केस में आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग होगी। सेम जब आप Q1 से Q2 की तरफ जा रहे हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अलग होगा, और जब आप Q2 से Q1 की तरफ जाएंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अलग होगा। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। इसको जरा ड्रॉ कर लीजिए, बना लीजिए। हो गया, सबने बना लिया। चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं इनके बीच में लगने वाले फोर्स को वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं। सपोज दैट हम बात कर रहे हैं F12 की। F12 मतलब इस फोर्स की, वो फोर्स जो चार्ज Q1 पर लग रहा है बिकॉज ऑफ चार्ज Q2। ओके, वो फोर्स जो चार्ज Q1 पर लग रहा है बिकॉज, तो यहां पर हम देखने जा रहे हैं फोर्स 1-2, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। चलो, तो सबसे पहले इसका होगा K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, Q1 Q2 अपॉन R क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस, तो 1-2 ले रहे हैं तो क्या होगा, R12 वेक्टर का होल स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ R12। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है
जो किसी भी डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो वो वेक्टर क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सपोज दैट ए एक वेक्टर है तो इसका यूनिट वेक्टर होता है ए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या देता है? डायरेक्शन का सेंस देता है। मतलब ये जो फोर्स लग रहा है ये r12 डायरेक्शन में ही लग रहा है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? इसी तरह अगर हमें F21 निकालना होगा यानी फोर्स ऑन चार्ज 2 बिकॉज ऑफ चार्ज 1, तो F21 विल बी K Q1 Q2 अपॉन R21 का होल स्क्वायर इंटू R21। यहाँ R21 क्या है? यहाँ R21 इज यूनिट वेक्टर इन 2-1 डायरेक्शन, मतलब फ्रॉम 2 to 1। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको आप नोट कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया है। चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ, इसको भी मैं रब कर देता हूँ। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और मैं इसे भी रब कर दे रहा हूँ। देखिए आप लोगों ने ये पता होगा कि अगर दो चार्ज एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं, सपोज दैट ये चार्ज Q1 और ये चार्ज Q2 और ये लाइन इनको ज्वाइन कर रही है और Q1 Q2 दोनों सेम नेचर के हैं, तो Q1 Q2 पर किधर फोर्स लगाएगा? इस डायरेक्शन में, और ये इस पर फोर्स किधर लगाएगा? इस डायरेक्शन में। ठीक, ये आपको पता होगा कि अगर दो चार्ज एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं तो इन दोनों का नेचर क्या होगा? अपोजिट भले हो बट इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा? ऑलवेज सेम होगा। जैसे देखिए इस पर फोर्स कौन लगा रहा है? चार्ज 2 पर लग रहा है। कौन लगा रहा है? 1। फोर्स ऑन चार्ज 2 बिकॉज ऑफ 1 एंड फोर्स ऑन चार्ज 1 बिकॉज ऑफ 2। तो ये बात ये हमेशा आप ध्यान रखिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ F21 विल ऑलवेज बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F12। क्लियर? ये दोनों का मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होगा? सेम होगा। ये आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ऑलवेज सेम होगा, बस डिफर क्या करेगा? इनकी डायरेक्शन। क्लियर? अब देखिए हम लोगों ने F12 क्या निकाला था? F12 हम लोगों ने निकाला था K Q1 Q2 अपॉन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R12 का होल स्क्वायर, ये निकाला था। और हम लोगों ने F21 क्या निकाला था? K Q1 Q2 अपॉन R21 मैग्नीट्यूड, यही तो निकाला था। सॉरी, तो अब आप लोगों ने एक चीज देखा था पिछले वाले में कि सपोज दैट ये दो चार्ज थे, तो ये अगर मान लीजिए चार्ज नंबर 1 था, ये चार्ज 2 था, तो पोजीशन वेक्टर R12 की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R12 की डायरेक्शन इधर थी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21 की डायरेक्शन इधर थी। दोनों सेम डिस्प्लेसमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे, बस डायरेक्शन क्या थी? सेम थी। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री का होगा। 180 डिग्री का होगा तो वी कैन राइट दैट मैग्नीट्यूड ऑफ R12 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R21। लिख सकते हैं कि नहीं? इसका मतलब वी कैन राइट दैट वेक्टर R12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21। आपको ये आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी भी वेक्टर में माइनस साइन लगा दिया जाए तो उसकी डायरेक्शन 180 डिग्री क्या हो जाती है? रोटेट हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए वी कैन राइट दैट F12 इज इक्वल टू K मॉड ऑफ Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर R12 इज इक्वल टू K मॉड ऑफ Q1 Q2 अपॉन R21 का होल स्क्वायर R21, तब जब यहां पर क्या लग रहा हो? माइनस साइन। और ये किसके बराबर है? ये है F21 के बराबर है, यानी कि वी कैन राइट दैट F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21।
अब आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इस डायग्राम से क्लियर है कि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है। मैग्नीट्यूड इनका ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा। डायरेक्शन अपोजिट है तो एक दूसरे के माइनस माइनस के क्या होगा, बराबर होगा। तो वी कैन राइट दैट F12 इज इक्वल टू माइनस F21। समझ में आ गया? प्लीज नोट इट डाउन। ओके, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर दिया होगा। यही था कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। ओके, चलिए अब आपका ये जो कूलम्स लॉ का था, ये लगभग हमारा कूलम्स लॉ खत्म होने जा रहा है। चार्ज के बारे में हम लोग ने लगभग काफी कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ बाकी है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कब लीनियर होगा, कब एरियल होगा, कब वॉल्यूमेट्रिक होगा, ये सब अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आज हम लोग कुछ 2-3 बहुत ही अच्छे IIT मेंस लेवल तक के क्वेश्चन आज हम लोग लगाएंगे। इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जिस तरह के क्वेश्चन हम लोग लगाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए एक सेकेंड में आपको क्वेश्चन नोट कराता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन कि सपोज दैट एक स्मूथ सरफेस है। कैसा सरफेस है? स्मूथ। ध्यान से सुनिएगा, सपोज दैट एक स्मूथ सरफेस है, उस स्मूथ सरफेस पर एक चार्ज कैपिटल Q है जो कि क्या है, फिक्स्ड, जो कि कैसा है, फिक्स्ड। ठीक है, इससे R डिस्टेंस पर एक और चार्ज रखा है स्मॉल q, और ये चार्ज फिक्स्ड नहीं है, ये मूव कर सकता है। क्लियर? क्या कह रहा है, एक स्मूथ सरफेस है, उस स्मूथ सरफेस पर एक कैपिटल Q चार्ज है जो फिक्स्ड है, जो मूव नहीं कर सकता। उससे R डिस्टेंस पर एक चार्ज इनिशियली रखा है, कहां पर, Q पर, और इसका मास कितना है, m। एक पॉइंट है जिसका चार्ज कितना है, Q, और उसका मास कितना है, m। ठीक है, अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसकी स्पीड बताइए, इस चार्ज की स्पीड बताइए जब ये कहां पर हो, इससे कितने डिस्टेंस पर हो, इससे 2r डिस्टेंस पर हो। क्लियर? इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, इनिशियली किसमें है, रेस्ट में। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि एक स्मूथ सरफेस है, देयर इज अ स्मूथ सरफेस ऑन व्हिच अ चार्ज कैपिटल Q इज फिक्स्ड। ठीक है, another particle of having mass m and charge small q is placed at a distance r from that charge. Okay, the initial velocity of charge is 0. Find the velocity of charge small q when it is 2r distance from the bigger charge capital Q. Okay, मतलब एक स्मूथ सरफेस पर एक चार्ज रखा है कैपिटल Q, एक चार्ज रखा है स्मॉल q। ठीक है, ये चार्ज क्या है, फिक्स्ड है। स्मॉल q इनिशियली इससे कितने डिस्टेंस पर है, r, और स्मॉल q चार्ज का मास कितना है, m। अब पूछ रहा है कि जब ये चार्ज, इनिशियल इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0, पूछ रहा है कि जब ये चार्ज इससे 2r डिस्टेंस पर होगा तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर v क्या होगी। ट्राई करिए एक बार, फिर बताता हूँ। चलिए, अब आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। देखिए, इसको बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों ने किया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, इस पर इसका हमें क्या पूछ रहा है, इसका हमें पूछ रहा है वेलोसिटी जब ये यहाँ पहुंचा है v, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, 0। ठीक है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पर r था, यहाँ पर 2r, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे इसने कितनी ट्रेवल की, r। तो s इक्वल टू कितना हो गया, r। ध्यान से सुनिए, s इक्वल टू क्या हो गया, r। a इक्वल टू कितना है, पता नहीं, a हमें पता नहीं है, u कितना है, 0, और v हमें क्या करना है, कैलकुलेट। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, a निकाल लेते हैं, हम जानते हैं f इक्वल टू क्या होता है, ma। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, f बाई m। हमें इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना है, तो इस पे लगने वाला फोर्स होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी q अपॉन r स्क्वायर इंटू m। बोल बेटा, k q r स्क्वायर इंटू m। ये हमारा क्या आ जाएगा,
एक्सेलरेशन आ जाएगा ये। अब ये एक्सेलरेशन उठा के इसमें रखेंगे, वी स्क्वायर, यू कितना है 0, 2, 0 प्लस 2 इंटू के क्यू, क्यू अपॉन एम आर स्क्वायर इंटू एस कितना है, एस है हमारा आर, एस टोटल डिस्टेंस कितनी है आर, तो आर से आर कैंसिल, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2k क्यू, क्यू अपॉन एम आर, सो वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2k क्यू, क्यू अपॉन एम आर, ये होगा नो, ये गलत तरीका है, दिस इज रॉन्ग वे, ये गलत तरीका है, दिस इज रॉन्ग वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। हाउ दिस इज रॉन्ग वे, देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज के बीच में लगने वाला होता है k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब आपको कूलम्स लॉ पढ़ाया गया तो ये आपको चिल्ला चिल्ला करके बताया गया, इतना चिल्लाया गया कि गला सूख गया, लेकिन आपको बताया गया कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सॉरी पावर कट हो गया, बट हम कंटिन्यू रखेंगे, आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। चलिए F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमें बताया गया। इसका मतलब क्या है कि R मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, अगर ये चेंज होगा तो ये फोर्स भी चेंज होगा, अगर ये R चेंज होगा तो ये फोर्स भी चेंज होगा, ठीक है। अब फोर्स अगर चेंज होगा तो हमारे पास एक और फॉर्मूला है, F इक्वल टू ma, अगर ये फोर्स चेंज होगा मास कांस्टेंट तो क्या एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, तो अगर फोर्स चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, ठीक। अगर ये फोर्स चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, इसका मतलब अगर ये r चेंज होगा तो एक्सेलरेशन चेंज होगा। अब आप देखिए अभी ये इनिशियली जैसे इस पर फोर्स लगा, तो चूंकि ये दोनों चार्ज का नेचर क्या है, सेम है, तो इस पर कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो कुछ समय बाद ये यहां आ गया, यहां आ गया, तो अब r कुछ और बढ़ गया, r प्लस डेल्टा r हो गया, r प्लस डेल्टा r हुआ तो f क्या हुआ, चेंज, एक्सेलरेशन चेंज, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर फोर्स चेंज, तो फिर एक्सेलरेशन चेंज, ऐसे ऐसे ये आगे बढ़ता जाएगा, तो इस पे फोर्स क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। और यहाँ पर जो हम लगा रहे हैं, यहाँ पर हमने फोर्स को क्या मान लिया है, कांस्टेंट, इसलिए ये सही तरीका नहीं है। समझ में आया? चलिए मैं आपका इसको सही तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हम इसको मानेंगे कि ये इस फिक्स चार्ज से किसी x डिस्टेंस पर है, मान लिया ये यहां पर है, ये कितने डिस्टेंस पर है, यहां से x डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर इस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, बात समझिए, हमने क्या माना, हमने माना कि ना ये r पर है ना ये 2r पर है, ये किसी और ही डिस्टेंस x जो r और 2r के बीच में कहीं लाई कर रही है, चूंकि x को हम फिर वेरी करा देंगे r से लेकर के 2r तक के बीच में, ठीक है। तो अभी ये कहां पर है, x पर है, तो x पर जब ये होगा तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स होगा F इक्वल टू k क्यू, क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब ये जो फोर्स लगेगा ये इस स्मॉल चार्ज क्यू पर लगेगा, इस फोर्स की वजह से इसके अंदर एक एक्सेलरेशन आएगा, हम जानते हैं F इज इक्वल टू ma, तो ma इज इक्वल टू वी कैन राइट दैट k क्यू, क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, बोलिए ma इज इक्वल टू k क्यू, क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वी कैन राइट दैट a इज इक्वल टू k क्यू, क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर by m. Can we write in this form or not? Please note it down. हो गया, a इक्वल टू k क्यू, क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर m, लिख सकते हैं, बोलिए कैन वी राइट इन दिस फॉर्म। अब हम जानते हैं a क्या होता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं v dv बाई dx, देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाई dx लिख सकते हैं, इज इक्वल टू k q, q अपॉन mx स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं v dv
इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एम एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, जीरो दोनों साइड इसको अपन क्या कर दें, इसको इंटीग्रेट कर दें। ये कहां से कहां तक जाएगा, v हमारा जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी v, और ये x कहां से कहां तक जाएगा, इनिशियल पोजीशन क्या है r, फाइनल पोजीशन क्या है 2r। इसको यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर दें। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं भी इसको रब करूंगा, लिखने की जगह नहीं है। चलिए अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा वी स्क्वायर बाई 2, 0 टू वी। यहाँ पर के क्यू बाई एम बाहर आ जाएगा क्योंकि सब कांस्टेंट है। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट होगा तो क्या आएगा -1 बाई एक्स R2 इसको अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटाऊंगा, रब करूंगा। यहां से आ जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एम 1 बाई 2r। तो यहां से वी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से वी स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एम, ये हो जाएगा इंटू आर, तो वी इज इक्वल टू अंडर रूट के क्यू अपॉन एम आर। ये आएगी इसकी फाइनल। सबने नोट डाउन कर लिया, सबको समझ में आया कि इसको किस तरीके से करना है। यहाँ पर चूंकि ये क्या हो रहा है रेगुलरली मोशन में, देखिए इस क्वेश्चन में एक छोटी सी ट्रिक है कि यहाँ पर चार्ज किस में, मोशन में है। यहाँ पर कूलम्स लॉ डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो सकता है, क्योंकि कूलम्स लॉ डायरेक्टली अप्लाई तब होगा जब चार्ज किस में रहेगा, रेस्ट में पॉइंट चार्ज होगा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस क्वेश्चन के जरिए हम समझ सकते हैं कि कूलम्स लॉ केवल और केवल डायरेक्टली तभी अप्लाई होगा जब क्या होगा, जब चार्ज कैसे होंगे, रेस्ट में होंगे। जब चार्ज किस कंडीशन में होंगे, स्टैटिक कंडीशन में होंगे। अगर चार्ज मोशन में होंगे तो डायरेक्टली हम कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया, नोट इट डाउन प्लीज। कल हम लोग इसमें और भी कई तरीके के क्वेश्चंस देखेंगे। कल हम लोग कोशिश करेंगे कि आधे घंटे के वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चंस हम लोग कल समराइज कर लें, अच्छा रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल और 2-3 तरह के क्वेश्चन जो कि आईटी में पूछ चुका है, आईटी मेंस में, आईटी एडवांस में, उनको हम करने की कोशिश करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।